हेलो स्टूडेंट्स, एसेशन रीजन के सीरीज में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के एसेशन रीजन को सॉल्व करना है। और आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे यह है, एसेशन द टू किंगडम क्लासिफिकेशन दैट हैव बीन इन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज फाउंड टू बी इनएडिक्वेट। कह रहे हैं कि जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन था जो कि लंबे समय तक यूज भी हुआ, ये अपर्याप्त था। क्यों अपर्याप्त था, ये भी एक बड़ा रीजन है। तो पहली चीज तो ये आपका सही बात है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांटी एंड एनिमालिया वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। बिल्कुल सही बात है कि प्लांटी और एनिमालिया दो किंगडम थे शुरुआत में, बहुत दिनों तक इसका यूज भी किया गया, लेकिन ये अपर्याप्त था जैसा कि ऊपर दिया हुआ है। क्यों अपर्याप्त था, उसका एक बेसिक रीजन है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स थे वो दोनों में से किसी में भी सटीक बैठ नहीं रहे थे। रीजन कई थे उसके, और बिल्कुल सही बात भी है कि एसेशन भी आपका सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ये सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। Assertion, the main criteria for the classification system used by Whittaker include cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 1969 में क्लासिफिकेशन दिया था, ये जो क्लासिफिकेशन था एक्चुअली इसमें सेल स्ट्रक्चर पे बेस्ड था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड था, न्यूट्रिशन पे बेस्ड था, रिप्रोडक्शन पे था, इवन इवोल्यूशन पे भी बेस्ड था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। रीजन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड ओनली टू किंगडम। कह रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ दो किंगडम पे पाया जा रहा है, जबकि ये बात कम से कम 4 किंगडम के लिए करेक्ट है। आपको याद होगा मोनेरा को छोड़ के 5 किंगडम अगर आप पढ़ते हैं, मोनेरा को छोड़ के बाकी के सारे किंगडम में आपके पास मेंशन्ड है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी वो यूकैरियोट्स हैं। तो आपका जो रीजन है वो गलत हो जाएगा, एसेशन सही हो जाएगा। और इसके लिए आपको थर्ड आंसर पे जाना होगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, यानी एसेशन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसका एसेशन दिया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल किंगडम प्रोटिस्टा कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। कह रहे हैं कि प्रोटिस्टा को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सेल वॉल के आधार पे। ये बात बिल्कुल ठीक है, किया जा सकता है कि अगर सेल वॉल है तो प्रोटिस्टा को कहीं और रखेंगे, और अगर सेल वॉल नहीं है तो प्रोटिस्टा को कहीं और रख सकते हैं, बट ऐसा किया नहीं गया है यहाँ पे, बट कर सकते हैं। रीजन, व्हिटेकर प्लेस यूनिसेलुलर एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स इन किंगडम प्रोटिस्टा ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ये बात बिल्कुल सही है कि व्हिटेकर साहब ने सिंगल सेल यूकैरियोट्स में इन सारे को रखा है, यानी यूनिसेलुलर एल्गी को रखा है, स्लाइम मोल्ड्स को रखा है, प्रोटोजोअन्स को रखा है, सब प्रोटिस्टा में रखा हुआ है। तो यहाँ पे एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, बट इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं बताया गया है कि जो प्रोटिस्टा है इसमें किसको अलग रखेंगे, किसको अलग नहीं रखेंगे, ये एक बड़ा मसला है। तो फिलहाल यहाँ पे दोनों सेंटेंस सही हो जाएंगे, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सेकंड आंसर। थर्ड के बाद फोर्थ आते हैं, एसेशन। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी। यहाँ पे कह रहे हैं 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया बैक्टीरिया को बेस्ड ऑन देयर शेप। ठीक है, और हम ये जानते हैं, पहली बात तो ये सही सेंटेंस है। जो 4 शेप हैं वो कौन से हैं बॉस? तो जनरली बैक्टीरिया आर स्फेरिकल यानी कॉकस, रॉड शेप यानी कि बैसिलस, स्टॉक्ड एंड बडिंग। देखिए ये शेप एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, तो भैया ये आपका जो रीजन है वो गलत हो जाएगा। आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, इसमें बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, सर दोनों ट्रू नहीं है इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, दोनों गलत नहीं है इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे A is true but R is false, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एसेशन। बैक्टीरिया आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और सिंपल भी है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, एसेशन आपका सही हो जाएगा। बैक्टीरिया इज ग्रुप्ड शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी।
देखिए बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स बिहेवियर भी शो करता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है और सिंपल है। तो ये तो हो गया आपका एसेसन सही हो जाएगा। जबकि रीजन पे अगर बात करें तो बैक्टीरिया एज ए ग्रुप बहुत ही ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, ये भी सही है। तो सर ए भी सही है, आर भी सही है, यानी एसेसन ट्रू और रीजन बोथ आर ट्रू, बट एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है सर, इसलिए इसका आंसर सेकंड होगा बी। ए और बी में काफी कंफ्यूजन होती है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, आंसर इज बी एट देयर। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, एसेशन बैक्टीरिया आल्सो सर्व एज रिड्यूसर। बिल्कुल ठीक बात है सर, ये काफी चीजों को रिड्यूस करता है, जैसे ये सेप्रोट्रॉफ है, आपको पता है, ये डिकम्पोजर है और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को दोबारा साइकिल में वापस लेके आता है, ऑर्गेनिक कंटेंट को दोबारा वापस लेके आता है, इसलिए इसको रिड्यूसर कहा जाता है। देखते रीजन, अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तो देखा जाएगा, दे आर द कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिजम्स एंड दे ब्रिंग अबाउट साइक्लिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बायोटिक कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट। बिल्कुल सही बात लिखी है कि बैक्टीरिया रिड्यूसर इसीलिए है क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंटेंट को दोबारा लेके आता है साइकिल में। तो भैया इसका जो आंसर होगा वो बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी असर्शन का, तो ए आंसर हो जाएगा। आइए डॉक्टर साहब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, आर्कीबैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन। आर्कीबैक्टीरिया बहुत ही खराब परिस्थिति में रह सकता है, इवन जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, जहां नॉर्मल बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, वहां पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, आपको याद होगा हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के लिए हम लोग हैलोफाइल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हाई टेम्परेचर के लिए हम लोग थर्मोएसिडोफिल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इतना ज्यादा खराब परिस्थिति में ये रह लेते हैं? आप जान लें पहले से कि आर्कीबैक्टीरिया में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्पेशल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसीलिए ये सर्वाइव कर लेते हैं। देखते हैं अगर रीजन मिलता है तो वही इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन ब्रांच चेन लिपिड, ये एक स्पेशल बात है जो सेल मेम्ब्रेन को और सबसे पिक्यूलर बनाता है और इस वजह से ये सर्वाइव कर लेता है। तो विच डिक्रीज द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, तो सर इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट, और इसमें एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन और एसर्शन दूसरे के एक्सप्लेनेशन भी हैं, तो फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, एसर्शन CO2 फिक्सेशन इज नॉट परफॉर्म बाय हेटेरोसिस्ट। बहुत अच्छा सवाल है ये, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा समझना होगा आपको। कह रहे हैं कि CO2 फिक्सेशन यानी कि फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, इज नॉट परफॉर्म बाय हेटेरोसिस्ट इन साइनोबैक्टीरिया। आप सभी लोग जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट पाया जाता है और हेटेरोसिस्ट का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। क्या करना? नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को बीजीए के लिए, बीजीए प्लांट के लिए बढ़ा देता है, सॉइल की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का लॉजिक है, क्योंकि हेटेरोसिस्ट में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं नाइट्रोजेनेज। ये समझिएगा, काफी अच्छी बात है, नाइट्रोजेनेज। और नाइट्रोजेनेज एंजाइम ऑक्सीजन से सेंसिटिव होता है। अगर ऑक्सीजन होगा तो नाइट्रोजेनेज काम नहीं करेगा। इसलिए नेचर ने क्या किया, उसने कहा हेटेरोसिस्ट को हम CO2 फिक्सेशन के लिए अलाउड ही नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? फोटोसिंथेसिस में जो PS2 है ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर से एसोसिएटेड है और यहां ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो नेचर ने क्या किया, हेटेरोसिस्ट के पास अगर PS2 एब्सेंट हो जाए तो हेटेरोसिस्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो अच्छे से नाइट्रोजनेज उसका काम कर पाएगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाएगा। तो सर पहली बात तो जो थी ये बिल्कुल ठीक लिखी थी, क्या CO2 फिक्सेशन इज नॉट परफॉर्म बाय हेटेरोसिस्ट इन साइनोबैक्टीरिया, ये बात ठीक है। हेटेरोसिस्ट लैक PS2 एक्टिविटीज एंड CO2 फिक्सेशन इज डन ओनली बाय द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो देखिए CO2 फिक्सेशन हेटेरोसिस्ट में नहीं हो रहा है, ठीक है, और इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि PS2 एब्सेंट है, जबकि ये काम वेजिटेटिव सेल्स करती हैं। तो भैया ऑक्सीजन इवेल्युएट यहां पे नहीं होगा और प्रॉपर जो जरूरत है वो पूरी होती रहेगी। तो एसर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन। आपको खुद पढ़ना होगा, एक्सप्लेनेशन पे हम रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एसर्शन VGA प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन इवोल्यूशन ऑफ एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। कहते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसमें फोटोसिंथेसिस पाई जाती है, और फोटोसिंथेसिस भी कौन सी? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस।
ऑक्सीजनिक, मतलब ये ऑक्सीजन इवेलुएट करेंगे। आपको मैं बता दूं, धरती पे पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म बीजीए है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट एंशिएंट ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन को इवेलुएट कर रहा है फोटोसिंथेसिस में। अब आप बताएं, धरती पे कोई पहला ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व करा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एरोबिक लाइफ के लिए जिम्मेदार होगा वो। आइए इसका रीजन पढ़ते हैं। असर्शन तो ठीक है, बीजीए आर द मोस्ट एंशिएंट ऑर्गेनिज्म दैट कैन परफॉर्म ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। इसी पे हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसका आंसर, चूंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम बीच में बोल रहे हैं और आपको ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन, माइकोप्लाज्मा आर हाईली प्लियोमॉर्फिक। माइकोप्लाज्मा में बहुत ज्यादा बहुरूपता पाई जाती है, मतलब अलग अलग प्रकार के ये हो सकते हैं। एंड इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। अब देखिए सर, दो बातें हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में हमको पता है कि माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटी सेल है। दूसरी चीज, इसका दूसरा नाम है प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पास सेल वॉल ये एब्सेंट है। अब चूंकि सेल वॉल एब्सेंट होती है तो इसकी बाउंड्री ही फिक्स नहीं है, तो इसलिए इसके कई रूप हो जाते हैं। हाईली प्लियोमॉर्फिक है एक रीजन। दूसरा, चूंकि सेल वॉल नहीं है, एक हमारे पास एंटीबायोटिक है जिसके बारे में आप जानते हैं, फर्स्ट एंटीबायोटिक है दुनिया की जिसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने, नाम है उसका पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है बॉस, ये सेल वॉल पे ही काम करती है, और माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है। तो अगर माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है तो पेनिसिलिन काम नहीं कर पाएगी। यानी ये लाइन भी ठीक है। कुल मिला के अगर ये दोनों लाइनें सही हैं तो इसका एक ही रीजन है कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है। तो एसोसन आपका करेक्ट हुआ। रीजन में क्या लिखा है? दे कंप्लीटली लैक सेल वॉल, और इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो एसेसन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बाउंड्रीज ऑफ किंगडम, एसेसन में लिखा हुआ है बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा और नॉट वेल डिफाइंड। ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है, लेकिन ये भी एग्जैक्ट लाइन है। तो किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर प्लांट वाली हरकत शो करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जैसे डायनोफ्लैजलेट्स हैं, डायटम्स हैं। प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, जो फंजाई का करेक्टर शो कर रहे हैं। प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर ऐसे हैं जो एनिमल का करेक्टर शो कर रहे हैं। तो इसीलिए कोई चीज़ फिक्स नहीं है, प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज फिक्स नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग इसे प्रोटिस्टन फोटोसिंथेटिक कहते हैं, कुछ एनिमल ओरिजिन की कहते हैं, कुछ फंगल ओरिजिन की कहते हैं। तो रीजन में लिखा है व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट टू अनदर। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, इसीलिए इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, बिल्कुल ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट सपोजिशन। चूंकि आंसर हमको पहले में ही मिल जा रहा है, इसलिए हमें और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, यस, assertion, किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स ए लिंक विद द अदर किंगडम। जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये और किंगडम से लिंक करता है। कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। एक किंगडम है मोनेरा, इस किंगडम से बनता है प्रोटिस्टा, बना है, नेचुरल है। और इस प्रोटिस्टा से 3 किंगडम आपके बने हैं, एक प्लांटी, एक एनिमालिया और एक फंजाई। ये 3 किंगडम। ऐसा लगता है कि प्रोटिस्टा मोनेरा और बाकी 3 किंगडम के बीच में लिंक स्थापित कर रहा है। इसीलिए तो कहा गया है किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स लिंक विद द अदर किंगडम। कैसे? इट इज बिलीव दैट प्रोटिस्टा इवॉल्व फ्रॉम किंगडम मोनेरा एंड द एंसेस्टर ऑफ मल्टीसेलर यूकैरियोट्स। कितना बढ़िया लिखा हुआ है। ये तीनों मल्टीसेलर हैं और इनका एंसेस्टर कौन है? प्रोटिस्टा। और ऐसा लगता है कि निकला कहां से है? मोनेरा से है। तो सर एसेसन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और चूंकि लिंक की बात कर रहे हैं तो यहां पे लिंक भी तो दिखा रहा है। तो आंसर इज ए। मार्क कर सकते हैं आप, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एसोसिएशन दिया हुआ है सेल वॉल ऑफ डायटम्स। आपको मालूम है प्रोटिस्टा का मेंबर है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑसियन है डायटम्स, और इसकी जो वॉल है कह रहे हैं इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, इसे आप इजिली ब्रेक नहीं कर सकते, काफी मजबूत होती है। आपको जानना होगा कि जो डायटम्स हैं
डायटम्स की जो सेल वॉल है इसमें सिलिका डिपॉजिट होता है, सिलिका डिपॉजिट होता है, और चूंकि सिलिका डिपॉजिट होता है इसलिए इनकी जो सेल जो वॉल है वो काफी मजबूत हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इंडिस्ट्रक्टेबल। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिलिका सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल, और ये डायटोमेसिस अर्थ का फॉर्मेशन करती है। रीजन पढ़ लेते हैं। द सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। तो डॉक्टर साहब याद रखेंगे, डायटम्स इसीलिए इंडिस्ट्रक्टेबल सेल वॉल रखता है क्योंकि उसमें सिलिका का डिपोजिशन है। आपको सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर भी याद आना चाहिए। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही है। हमने ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जिसमें ए एंड बी ही आंसर हो, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आपको एसर्शन रीजन में वही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, एसर्शन डायटम्स आर द चीप प्रोड्यूसर इन द एशियन। बिल्कुल ठीक है, अभी हमने बोला भी था पिछले क्वेश्चन में कि जो डायटम्स हैं ये एशियन के चीप प्रोड्यूसर है। ठीक बात है, बिल्कुल करेक्ट है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है इसमें। रीजन, डायटम्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 90% ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज इन बायोस्फीयर। सर जी नहीं, ये गलत है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, एक्वाटिक में बहुत सी चीजें नहीं हैं, ढेर सारे लिमिटिंग एजेंट्स हैं, नाइट्रोजन की कमी है, लाइट की कमी है, तो मैक्सिमम तो नहीं कह सकते। हाँ, चीफ प्रोड्यूसर है एशियन का, एशियन में यह मैक्सिमम ज्यादा मैक्सिमम है, लेकिन ओवरऑल ये मैक्सिमम नहीं है बायोस्फीयर में। टेरेस्ट्रियल है, 110 बिलियन टन के आसपास जो प्रोडक्शन होता है वो होता है, वो टेरेस्ट्रियल में होता है। तो आंसर यहां पे एसर्शन आपका सही है, रीजन आपका गलत है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि सी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसर्शन डायनोफ्लैजेलेट्स शो एन आर्मर्ड अपीयरेंस। ऐसा लगता है कि डायनोफ्लैजेलेट्स में कवच बन गया है। अगर आप डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है आप देखेंगे, जो डायनोफ्लैजेलेट्स है उनकी जो सेल वॉल है वो स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स की पाई जाती है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स। ठीक है, और जो स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स है वो कुछ कवच जैसा अपीयरेंस देता है आउटर सरफेस में। तो डायनोफ्लैजेलेट्स शो आर्मर्ड अपीयरेंस, बिल्कुल ठीक है ये। और ऐसा क्यों देता है, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे पीसेस के रूप में आप मान के चलिए, ऐसा लगता है कि कवच बना लिया है। आप डायग्राम जाके देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, तो साफ साफ लिखा भी है इस रीजन में भी कि सेल वॉल ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स हैव स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। इसे ऐसा लगता है किसी ने ढाल जैसा कवच जैसा पहन रखा है। तो सर ए भी सही हो जाएगा एंड आर भी सही हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी आपका सही हो जाएगा। तो आंसर इज द फर्स्ट अगेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बस। अगला 16, असर्शन गैनोएलिक्स कॉजेज रेड टाइड। रेड डायनोफ्लैजेलेट्स को गैनोएलिक्स कहते हैं। एक एग्जांपल है इसमें, आपके सिलेबस में भी है। गैनोएलिक्स रेड टाइड कॉज करता है। पूरा पूरा समंदर जो होता है ऐसा लगता है कि उसकी जो धाराएं हैं पूरी, वो जो टाइड्स हैं वो पूरी रेड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो रेड है, रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, इसके साथ खास बात क्या है, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पूरा पूरा रेड दिख जाएगा। रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, इसमें एक एग्जांपल हमारे पास है गैनोएलिक्स। ये बहुत तेजी के साथ हाईली रेट से मल्टीप्लाई करता है और इतनी तेजी से डिवाइड करता है कि पूरा पूरा समंदर लगता है कि लाल हो गया। तो सर ये बात तो ठीक है, गैनोएलिक्स कॉजेज रेड टाइड। रीजन पे जाएंगे, रेड टाइड आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ है किसका? रेड डायनोफ्लैजेलेट्स का, और नाम क्या है? गैनोएलिक्स। तो सर एसेसन भी सही, रीजन भी सही एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। तो आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17, असर्शन यूग्लेनॉइड्स शो मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कह रहे जो यूग्लेनॉइड्स होते हैं ये मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मिक्स्ड टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं। ऐसा क्यों? यूग्लेनॉइड्स में क्या है, यूग्लेनॉइड्स के पास डुअल प्रॉपर्टी पाई जाती है। जब सनलाइट होती है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब सनलाइट नहीं होती है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ये प्रेडेटर हैबिट शो करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसीलिए यूग्लेनॉइड को कहा गया है कि ये मिक्स्ड टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो सर इसका रीजन भी देख लेते हैं। यूग्लेनॉइड्स आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे प्रेडेट्स ऑन द अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। तो यही हमने एक्सप्लेन किया। एसेसन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18,
एसर्शन, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक यानी सेप्रोफाइट्स। जो स्लाइम मोल्ड्स हैं एक्चुअली ये अभी हमने बात करी थी पीछे, प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं। तो जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो सारे के सारे सेप्रोफिटिक होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे जैसे ये डेड ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, डिकेइंग मैट उसको यूज करते जाते हैं और उसको इंगल्फ करते जाते हैं। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनको खाते रहते हैं और अपना जीवन यापन करते रहते हैं। सर रीजन देखते हैं। स्लाइम मोल्ड्स मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स इंगल्फिंग द ऑर्गेनिक मैटेरियल। जैसे जैसे इनकी बॉडी डिकेइंग मैटेरियल की तरफ मूव करती है उस मैटेरियल को खा लेते हैं। सर कहीं ना कहीं इस सेप्रोफाइट्स का एक्सप्लेनेशन इस लाइन में लिखा हुआ है। तो एसर्शन भी सही हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा, इंडिविजुअली ट्रू है दोनों, और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। अगेन आंसर ए। बी में कंफ्यूजन नहीं होनी क्योंकि मैक्सिमम एसर्शन रीजन में ए एंड बी में ही कंफ्यूजन आती है। तो सारा क्वेश्चन इसलिए लगभग इसी के आसपास का लिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन, एसर्शन, फंजाई प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। सर ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खूबसूरत लाइन है कि जो फंजाई हैं ये थोड़ी सी गर्म और थोड़ी सी नमी वाली जगह पे ग्रो करने के लिए बिल्कुल फिट होते हैं। अब ऐसा क्यों? जहां पे थोड़ी सी नमी होगी, थोड़ी सी वार्म प्लेस होगा, वहां पे ग्रो कर जाएंगे। इसका रीजन क्या लिखा हुआ है? द फंजाई मे बी कॉर्टिकोलोकलस, कैप्रोफिलस, इपिजाइलिक, जाइलोफिलस एंड केराटिनोफिलस। इसको हम एग्जैक्ट बताएं अगर कि जो फंजाई हैं ये डंग पे ग्रो कर सकते हैं, काइटिन पे ग्रो कर सकते, किसी की बॉडी पे ग्रो कर सकते हैं। वैसे रियल में बात करें तो फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है, प्लांट पे भी ग्रो करते हैं, एनिमल पे ग्रो करते हैं, लकड़ी पे ग्रो कर सकते हैं। सर पहला सेंटेंस अलग है, दूसरा सेंटेंस अलग है, एक दूसरे का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो दोनों सही है अपनी जगह पे, कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह ग्रो कर जाते हैं। तो आंसर इसमें पहला तो नहीं होगा। ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट नॉट एक्सप्लेनेशन एज वेल। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें सेकेंड। काफी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट अगला सवाल, एसर्शन, फंजाई आर जनरली फिलामेंटस। कह रहे फंजाई जो होते हैं वो जनरली फिलामेंटस है। यहां पे वर्ड इस्तेमाल किया है जनरली फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए इस तरीके से लॉन्ग है, थ्रेड लाइक है। तो ये ठीक बात है कि फंजाई ज्यादातर केसेस में फिलामेंटस होते हैं। रीजन क्या है इसका? विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। अच्छा मैं इसमें थोड़ी और बात कर लूं फिर रीजन पढ़ूंगा। फंजाई जनरली फिलामेंटस है, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे ईस्ट की बात कर लें, ईस्ट यूनिसेलर है, बाकी ज्यादातर जितने हैं सब मल्टीसेलर हैं। ईस्ट को छोड़ के बाकी सब फिलामेंटस हैं। तभी हमने कहा था जनरली फिलामेंटस। देखते हैं, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस लाइक ईस्ट which are unicellular, most of the fungal body consists of long thread like structure called hyphae। अगर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करा जाए तो एक स्ट्रक्चर मान लीजिए ये है, ये हाइफी हो जाएगा ये, और अगर इसमें ढेर सारे बना ले मेस लाइक तो इसे माइसीलियम कह देते हैं। बट अभी हमारा टारगेट क्या है? सवाल को सही करना। तो एसर्शन फंजाई आर जनरली फिलामेंटस करेक्ट। रीजन में हमने कहा जनरली कहा है तो कुछ लोग में नहीं होता होगा, तो ईस्ट में नहीं है। तो दोनों सेंटेंस हमारे सही हैं और जो बात इसमें कही गई उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो आंसर इज द फर्स्ट। अगेन हाइफी भी याद रखें, माइसीलियम याद रखें, फिलामेंटस याद रखें, और ये भी याद रखें कि ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, इसे ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं, इसे सेक्रोमाइस सेरेविसाई भी कहते हैं, एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर। क्वेश्चन नंबर 21, एसर्शन, इन फंजाई एसेक्सुअल प्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। ठीक है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन स्पोर्स से होते हैं, दे आर कॉल्ड कोनिडिया। ठीक है, ऊस्पोर जी नहीं कहते। एस्कोस्पोर सर जी नहीं, ये भी गलत है। जूस्पोर यस, बेसिडियोस्पोर नो, स्पोरेंजियोस्पोर यस। सर कुछ गलत कुछ सही लिखा हुआ है, तो आपका ए तो गलत हो गया। ऑल फंगल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। देखिए सब में फ्रूटिंग बॉडीज नहीं बनती, ऑल फंगल्स की बात आप नहीं कर सकते, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो एसर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग। और जब कभी ऐसा सवाल आता है नीट में तो बच्चे खुशी खुशी उसको कर लेते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती और किसी का गलत भी नहीं होता। तो आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एसर्शन, माइसीलियम ऑफ रस्ट। रस्ट याद रखिएगा, पक्सिनिया का नाम याद रखिएगा। स्मट, अस्टिलागो न्यूडा या अस्टिलागो टिटिसाई इज ब्रांच इन सेप्टेट। ठीक है, ये बात ठीक लग रही है। रीजन, ब्रांच इन सेप्टेट माइसीलियम कैन नॉट प्रोड्यूसेस एसेक्सुअल स्पोर। देखिए
पहली लाइन तो काफी अच्छी लगी, माइसीलियम ऑफ रस्ट, जैसे पैक्सिलिया रस्ट कॉज करता है, स्मट अस्टिलागोर स्मट कॉज करता है, वो ब्रांच और सेप्टेट होता है, बिल्कुल ठीक। यानी जो ब्रांच और सेप्टेट माइसीलियम होते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ये लाइन बिल्कुल निराधार है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। हम इसलिए बार बार ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं कि जिससे आपका थोड़ा समय भी बचे और आप ये जानते हैं कि जनरली ऑप्शंस में क्या लिखा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। देखिए बिल्कुल सही बात लिखी है कि वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। अब सवाल आता है कि सर ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है। हिंदी में अगर आप इसको लिखें तो ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। ऑब्लिगेट का मतलब होता है अविकल्पी, जिसके पास कोई विकल्प ना हो। वायरस के पास कोई विकल्प नहीं होता। अगर इसको जीना है तो ये इसे पैरासाइट ही होना होगा और इसी किसी होस्ट में जाके अपना जीवन यापन करना होगा। किसी होस्ट के अंदर जाएगा तभी है। अभी कोरोना में लोग कहते थे कि कोरोना जब तक आप बाहर नहीं जाओगे, किसी चीज को छुओगे नहीं, तब तक आपको कोरोना नहीं होगा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन था। तो जब तक इसको ये आपके अंदर आएगा नहीं, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी until unless virus have not received the host, it cannot multiply, it cannot survive. So that's why virus are obligate. तो रीजन देख लेते, they are parasitic only inside their specific host and inert outside their specific host cell. क्योंकि वायरस होस्ट सेल के बाहर किसी काम का नहीं है। तो ऑब्लिगेट क्यों है? क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है, इसे होस्ट चाहिए ही चाहिए। तो आंसर ए भी सही है, आर भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर इज अगेन असर्शन, दोनों सही है तो ए हो जाएगा। यस। 24, लाइकेन, यानी असर्शन आपका दिया हुआ, लाइकेन आर डुअल कंपोजिट ऑर्गेनिज्म और एंटिटीज। लाइकेन के बारे में आपने पढ़ा होगा। लाइकेन जो होता है ये डुअल ऑर्गेनिज्म है, इसमें दो लोग होते हैं। इसमें एक एल्गी होता है और एक फंजाई होता है। एल्गी भोजन बनाता है और फंजाई वाटर और मिनरल प्रोवाइड कराता है। दोनों लोग मिलकर अपना जीवन यापन करते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। तो ये सेंटेंस आपका सही है। रीजन, इन लाइकेन एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर देयर पार्टनर। तो इसीलिए तो ये कंपोजिट है, जबकि ये दोनों एग्जैक्ट काम कर रहे हैं। तो आपका एसेशन भी सही हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो आंसर इज अगेन ए। द गुड क्वेश्चन अगेन, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी एग्जाम में आता भी है। एंड 25 नंबर क्वेश्चन, असर्शन लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। बिल्कुल सही बात है। लाइकेन वहां ग्रो नहीं करते हैं, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है और ये वहां ग्रो नहीं करते हैं जनरली जहां एयर पॉल्यूशन होता है। जनरली जहां एयर पॉल्यूशन होगा वहां लाइकेन जाना पसंद नहीं करता। और स्पेशली अगर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन ज्यादा है तो वहां तो पक्का नहीं ग्रो करेगा। तो यस, लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, करेक्ट। रीजन, लाइकेन कैन नॉट टॉलरेट एयर पॉल्यूशन। ठीक है, यही तो मैं समझा रहा था आपको, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड, एंड दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। तो ये यहां भी ग्रो नहीं करते। तो एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है और आप समझ भी गए होंगे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर इसका हो जाएगा ए। देखिए ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एसेशन रीजन का अंतिम क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। एंड अगर आपको किसी प्रकार का कोई संदेह होता है, कुछ और भी चाहिए, कोई और भी बात, कोई भी और वीडियोस आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।